कमीशन बनी हुई है PDM के नाम से कि जी हमें NRO दे दो। हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। हमारी पहली डिमांड ये थी और है कि फॉर्म 45 तो जैसा तैसा हमारे पास मौजूद है, मगर फॉर्म 46 हमें दिखाया जाए ताकि फॉर्म 45 और 46 को हम टैली कर सकें। इनकी असल मर्जी तो ये है कि अभी टेलीफोन आए, इलेक्शन कमीशन इनके कैंडिडेट को अनाउंस करे, एक स्पेशल जहाज भी यहाँ पे भेजा जाए और इजलास भी फौरी बुलाया जाए और स्पीकर नेशनल असेंबली मिफ्ता साहब से हलफ ले लें। Very warm welcome to Newsline। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़ ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से तिब्बी वजूहात की बिना पर जमानत मिल गई है। हुकूमत की जानिब से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए अदालती फैसले पर सख्त तनकीद की है और जमानत को कानून के साथ मजाक करार दिया है। उनका कहना था कि इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। शहबाज शरीफ का इस तरह फरार होना बदकिस्मती है। अब यहाँ ये सवाल उठा है कि रेफरेंसेस में जब इतनी ताख़ीर होगी और फिर अदालत जब कोई फैसला देती है तो इस पर हुकूमत जवाबी कानूनी चाराजोई करने के बजाय सिर्फ बयाना देगी तो फिर डील के इल्ज़ामात तो लगेंगे। मौजूद अदालत फैसला कानून के मुताबिक देती है और अब हुकूमत पर है कि वो उस पर क्या कानूनी राय इख्तियार करती है। इसके अलावा नून लीग के तर्ज अमल की भी समझ नहीं आती। नवाज शरीफ वापस नहीं आते कि उनको लगता है कि उन्हें इंतकामी कार्रवाई का जो है वो सामना होगा, जबकि उनकी बेटी, भाई और भतीजे को भी इस मुल्क की अदालत से ही रिलीफ मिला है। मगर फिर भी रविश यही है कि नून लीग को मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर एतमाद नहीं है। इसकी एक और मिसाल देख लें तो NA 75 डस्का के बाद NA 249 के मामले पर भी नून लीग की जो दरख्वास्त है उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, लेकिन नून लीग का गिला है कि सिस्टम उनके खिलाफ है। एक तरफ नून लीग के गिले हैं तो दूसरी जानिब मुल्क के वज़ीर आज़म का जो गिला है वो भी सामने आ रहा है। उनका कहना है कि हमारा निज़ाम इंसाफ ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत, इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ NA 249 पर दोबारा गिनती पर खड़े होने वाले तनाज़े पर भी बात करेंगे कि इसमें पीपल्स पार्टी की सवाए तमाम जमातों ने रिकाउंट जो है उसका बॉयकॉट किया है। जो शिकायत बाकी जमातों की जानिब से सामने आई है तो क्या 249 में दोबारा ज़िमनी इंतखाब के इम्कानात वाज़े हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। जाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। और कुछ ही देर में हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर हम आज जो फवाद चौधरी साहब की जो ट्वीट्स आई हैं वो देखें तो उसमें बाकायदा बड़ा जो है सख्त रद्द अमल आया है। उसमें कहा गया है कि जी फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। हमारे निज़ाम अदल की कमज़ोरियों की वज़ीर आज़म ने कई बार निशानदही कर चुके हैं, लेकिन अपोजिशन इस्लाहात पर तैयार नहीं और इसकी बड़ी वजह है कि इस बोसीदा निज़ाम से इनके मफाद वाबस्ता हैं। साथ ही साथ जो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है वो ये, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बाहर जाने के लिए गारंटी अदालत में जमा करवाई थी। अब बजाय इसके कि शहबाज शरीफ को जाली गारंटी देने पर नोटिस किया जाता, नवाज शरीफ को वापस बुलाया जाता, खुद शहबाज शरीफ को, अब ज़रा गौर फरमाएं क्या उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, खुद शहबाज शरीफ को बाहर भेजा जा रहा है। शहबाज शरीफ को बाहर भेजा जा रहा है। तो मैं ज़रा एजाज चौधरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। एजाज साहब, एक तो ये बताइए कि कल से शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में ये बात सरगर्म थी, सबको ये मालूम था कि कल जो है मोस्ट लाइकली ये ज़मानत मिल जाएगी। आज जब आपके काउंसिल से पूछा, यानी कि गवर्नमेंट के काउंसिल से पूछा कि जी आप क्या और चाहते हैं या क्या और गारंटीज आप चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे वक्त चाहिए। सो ही वाज इल प्रिपेयर्ड। अब आप बात कर रहे हैं कि जी हम इस पे कानूनी रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे। कल सुबह 4 बजे उनकी फ़्लाइट है, क्या आप कानूनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे? और फिर ये कहना कि जी भेजा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब का वज़ीर इत्तलात है, तो ये तो साफ लग रहा है कि आप ये इंदिया दे रहे हैं कि ये कोई डील के तहत ही जो है ये बाहर जा रहे हैं और आपने भी कुछ नहीं करना। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। एक तो मैंने ये अर्ज करना था कि आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, लेकिन जितनी बात मैं समझ सका हूँ मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने का। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारा एक तहरीक इंसाफ का तयशुदा मौक़िफ़ है कि हम मुल्क में एहतसाब के निज़ाम को जारी और सारी रखना चाहते हैं और इन 2-2.5 बरस के अंदर जो चीज़
खुल के सामने आ गई है, उसमें हमें यह अंदाजा हुआ है कि ये नाकाफी हमारा निज़ाम है किसी इंसाफ के नतीजे में पहुंचने के लिए। चाहे उसे आप प्रोसिक्यूशन कह लीजिए, चाहे उसे आप यानी निज़ाम अदल कह लीजिए, या उसका स्लगिश होना कह लीजिए, इसमें बहरहाल सुकम मौजूद हैं। कुछ थोड़ा बहुत डिलीवर भी किया है। जी जी इजाज़ साहब, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जिसकी वजह से बहुत सारे लेक्यूनाज हैं, जिसकी वजह से यानी सहल और सहल हुसूल इंसाफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा। और ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है कि हमारे यहाँ का जो एक ताकत वाला, दौलत वाला और कुव्वत वाला फर्द है, वो इसको अब्यूज कर सकता है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि जिसमें आप सवाल कर रही हैं, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के 3 मरतबा साबिक वजीर आजम जो रहे, एपेक्स कोर्ट ने उन्हें मुजरिम डिक्लेयर किया और उसके बाद अदालतों ने इस यहाँ तक लेके आए कि जी जमानत दे दें, ये सिर्फ इलाज करवाने के लिए बाहर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने उस इजाजत को भी अब्यूज किया। अब वो मफरूर हैं और जिस भाई ने उनकी बजाय जमानत दी थी कि जी वो अपना उसके जमानती हैं, वो उनको वापस लेके आएंगे, आज अदालत ने फिर फैसला कर दिया है, उनको भी इजाजत दे दी है। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो तशवीश है पाकिस्तान के वजीर आजम की कि यहाँ पे जो ताकतवर है उसको कोई गिरफ्त में नहीं ला सकता। आप देख लें कि हजारों नहीं लाखों लोग छोटी छोटी चोरियों के अंदर, जेलों के अंदर पड़े रहते हैं और वहीं पे मर जाते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है उनकी तरफ से। अच्छा जैसा मैं आपका मौक़िफ़ समझ रही हूँ, अगर मुझे इजाज़त दें, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। आप अगर बात करेंगे निज़ाम अदल पे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, नैब की अदालतों का क़याम पिछले साल जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो कितनी हुई, वो आपने क्या कराया, मैं उसमें नहीं जाती। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आप ये अंडरटेकिंग आज आप ये मेंशन कर रहे हैं कि इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, इस बात को 1 साल से ऊपर हो गया है, आपने उनके खिलाफ क्या किया? सिफर, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि कल से ये बात थी कि ये इम्कानात हैं कि शायद मिल जाएगा, इनको रिलीफ मिल जाएगा। आपके आज काउंसिल से पूछा आप क्या करना चाहते हैं, तो आगे से जवाब मिला जी मुझे टाइम चाहिए। अब टाइम चाहिए तो सुबह तो 4 बजे वो फ्लाई कर रहे हैं, आप क्या कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये तो लगता है सिर्फ लफ्जी गोलाबारी हो रही है। और साथ फवाद चौधरी साहब ये भी कह रहे हैं उन्हें बाहर भेजा जा रहा है, तो इससे लगता है कि ये कोई डील हो चुकी है। डॉक्टर बारिया, मेरा ख्याल है कि आप जो भी अल्फाज से पहनाना चाहें आप पहना सकती हैं, आप इसे डील कह सकते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या इमरजेंसी है अदालत के सामने? अगर वकील ये कहता है कि मुझे वक्त चाहिए 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, तो क्या ऐसी अर्जेंसी मुझे बताइए? किसकी मौत वाकया हो रही है कि उसे वक्त नहीं दिया गया? इसलिए ये तो कोई दलील ही नहीं है। चले सर, यहाँ पर आप एक मिनट मेरी जी यहाँ पर कोई मोर्चे की तवक्को ना आप करें। इस तरह पाकिस्तान के अंदर अदालतें रोजाना बेल एक्सटेंड कर देती है, रोजाना अबूरी जमानत फलां तारीख दे दी, फलां तारीख दे दी। अगर इसलिए ये तो वैलिड पॉइंट नहीं है कि अगर वकील ने वक्त मांगा तो अदालत के पास वक्त नहीं था। क्या होने जा रहा था? यानी नवाज शरीफ की तरफ तो नवाज शरीफ की साहब ना 1 साल से ऊपर हो गया वो अंडरटेकिंग दी गया था और अदालतें हमसे ये पूछ रही थी कि कल तक इनके जिंदा रहने की कौन जमानत दे? चले सर अंडरटेकिंग दी ना शहबाज शरीफ साहब ने। चले मैं जरा आगे चलती हूँ। अंडरटेकिंग दी शहबाज शरीफ साहब ने, 1 साल से ऊपर हो गया, आज आपको अंडरटेकिंग भी याद आ रही है। आप कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप सुन लें, वो यहाँ से यानी मफरूर हुए हैं जिन्हें हमने मफरूर डिक्लेयर कराया अदालत। हमने बरतानिया की हुकूमत के सामने केस को टेकअप किया, पाकिस्तान की अदालत के अंदर केस को टेकअप किया। ये हुकूमत तो एक निजाम के मुताबिक ही चल सकती है। सर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? जी किसके? शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इस ज़िमन में क्या कार्रवाई की आपने? मैं आपसे यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर 24 घंटे का टाइम यानी अदालत दे देती और उन्हें ये पता अगर होता कि ये 3 बजे फजर के वक्त वैसे ही फ्लाई कर जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि आप इसे हमारी गलती जो है। ठीक है सर, मैं जरा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ चलती हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि
वो रिटर्न टिकट साथ लेके गए। हुकूमत इससे भी बेखबर थी कि सुबह 4 बजे उनकी फ़्लाइट है। हुकूमत इससे भी बेखबर थी कि अभी तक जो अंडरटेकिंग की जिसकी बात हो रही है उस ज़मन में शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं किया, और अब ये कहा जा रहा है लफ्जी गोलाबारी जो है वो की जा रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे कि अब जिस तरह ये कहा जा रहा है कि इदारे जो हैं, अब आप देख रहे हैं कि इदारे आपको इंसाफ दे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब हो जाएं, मरियम साहिबा हो जाएं या हमजा साहब हो जाएं, इन्हीं इदारों से आपको जो है वो इंसाफ मिल रहा है। तो अब क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब इन इदारों को आके फेस नहीं करना चाह रहे और अभी भी वापसी का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, वो वापस नहीं आना चाहते? डॉक्टर साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो आपने अपने गुफ्तगू की आखिरी कलमात कहे हैं कि इदारों पे उन्हें एतमाद नहीं है और वो वापस नहीं आना चाहते, ये आपने अपना कोई जाती अंदाजा लगाया है? सर, मैंने जाती अंदाजा नहीं लगाया। मरियम साहिबा बार बार कहती है, नहीं सर, बार बार मरियम साहिबा कहती है, मैं ट्वीट भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो है उनको कहा जा रहा है और तमाम पार्टी ने उनको ये मशवरा दिया है कि आप वापस ना आए। आप कहेंगे तो निकलवा भी देती हूँ। ये पॉलिटिकल, देखिए मुझे एक बात और समझ नहीं आती कि रोजाना की बुनियादों के ऊपर जो फैसले होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो एहतसाब अदालत में हो, चाहे वो किसी और अदालत में हो, आप रोजाना की बुनियादों के ऊपर फैसले जब आ रहे होते हैं उनको लेके आप ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं। फैसला हमारे हक में आए जनाब तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नैरेटिव आप समझते हैं। आपसे मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा। तो ये कहा जाता है जनाब कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो हो रही है, किसी फैसले में कोई रिलीफ मिल जाए कहा जाता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। सर, ये नैरेटिव आपकी पार्टी बनाती है माजरत के साथ। सर नहीं, गुजारिश ये है कि पिछले तकरीबन 3 सालों में हुकूमत का जो रवैया रहा है, अगर किसी जगह के ऊपर कोई अपोजिशन को रिलीफ मिला है तो वो अदालतों से ही मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादा झूठे और जाली मुकदमात बनाने हैं वो तो आपने देखे हैं कि हुकूमत मुसलसल बना रही है। नैब के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, FIA को पीछे लगाया गया है। हमारे पंजाब में यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर जो चेयरमैन है उनके पीछे एंटी करप्शन के लोग लगाए गए हैं, उन तक वो नहीं छोड़ा जा रहा। और उसके बाद आप ये देखें कि अगर किसी के खिलाफ कोई नैब का मुकदमा नहीं बन पा रहा, मेरी राना सनाउल्लाह जैसे लोग हैं उनके खिलाफ मंशियात हीरोइन और टेस्ट डाली जा रही है। तो ये मामला तो क्योंकि मार्शल के दौर में नहीं हुए, ये तो सामने की बात है। अदालत उज़्मा के फैसलों के अंदर ये बात आ रही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। वो बिल्कुल एक अलग डिबेट है और वो डिबेट है, उसमें जो अपोजिशन का एक नैरेटिव है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी जगह के ऊपर अदालतें रिलीफ दे रही हैं तो शक केसेस होते हैं जिसमें आप इल्जाम लगाते हैं, कुछ साबित नहीं होता। मैं तो बार बार पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी खजाने को लूटा है उन्हें पकड़ के उन्हें कैसे किरदार तक बड़ी माजरत के साथ आप फिर अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना, इस वक्त नहीं हो रहा। सर, बड़ी माजरत के साथ में लोगों को पकड़ रहे हैं। और ये जो केस है, मैं 1 मिनट से शहबाज शरीफ साहब को अभी हाई कोर्ट से जो है वो इजाजत मिली है। देखिए, कतई तौर पे ये गलत तासुब दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ECL पे थे, अदालत ने उनका नाम ECL पे निकाला, ECL पे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, ब्लैक लिस्ट में डाला गया था। ब्लैक लिस्ट आप, मैं कहते हुए भी मुझे अफसोस महसूस होता है कि आप वो लोग जो टेररिस्ट हैं, वो लोग जो दहशतगर्द हैं, वो लोग जो मैं क्या कहूँ जो मतलब आप उन लोगों के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन को मिला रहे हैं। उन लोगों की लिस्ट में आपने जो है वो कौमी असेंबली के जो लीडर उनका उसका नाम डाल दिया है। वो पहले भी गए हैं, मुल्क से बाहर वापस आए हैं, तो उनका नाम ब्लैक लिस्ट से खारिज किया गया है। बिल्कुल, ये तो आज ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि उनका नाम ECL पे नहीं था। लेकिन बड़ी माजरत के साथ आपने अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। अभी आप मुझे कह रहे थे कि मैंने कहां से तासुर लिया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, आपने भी उसको खुद ही जो है वो कंडोन कर दिया। आपकी पार्टी समझती है तभी आके नहीं फेस कर रहे ना। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि रोजाना की बुनियादों के ऊपर ये नैरेटिव नहीं बदलता। हर अदालत के फैसले के बाद ये नहीं होता कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही। मैं नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ आप ये बिलीव करते हैं ना, इसलिए वापस नहीं आ रहे। तो इसका मतलब नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, अभी भी एतमाद नहीं है। नवाज शरीफ का जो केस है ना जी, वो बिल्कुल अलग केस है। और वो केस ये है कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह अपने मनसब से हटाया गया वो आपके सामने है। आज वही सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप अगर अपना कोई एहसासा अगर गलती से आपसे रह गया है तो आपको तायात में हल नहीं किया जा सकता। ये आप केसरानी केस में, केसरानी साहिबा का जो केस है, बिल्कुल भेज रहे हैं
ठीक है, आपने तनख्वाह नहीं ली अपने बेटे से, राइट, ये मजाक पाकिस्तान में तो हो इसको तो चुकी है। आपको सर जो केसरानी साहिबा का केस है उसके बाद तो मेरा ख्याल है फिर आपको इस पे जो अगर कोई कानूनी चारा जो ये वो करनी चाहिए कि अगर एक ये प्रेसिडेंट सेट हो गया है तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए भी होना चाहिए, फिर तो आपको मजीद जो है इसको आपको तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बहुत सारे केस खुलेंगे। चले ठीक है, मैं जरा नफीसा साहिबा को भी जरा गुफ्तगू, अभी तो देखे सही आप। चले मैं जरा नफीसा साहिबा को गुफ्तगू में शामिल करूं। नफीसा साहिबा, आप इसको किस तरह देख रही हैं? मतलब पिछली दफा भी हुकूमत ने ये कहा कि जी हमारी कंट्रोल में तो कुछ नहीं था, अदालत हमसे गारंटीज मांग रही थी, हम क्या करते, चैलेंज नहीं किया, फिर बाद में बैठ के कहा कि नहीं वो चले गए, वो ये हो गया, वो हो गया। अब जिस तरह कल से ये बात सरगर्म थी कि ये हो सकता है, हुकूमती लॉयर इल प्रिपेयर्ड, अब आके ट्वीट्स का एक सिलसिला शुरू हो गया, सुबह 4 बजे उनकी फ्लाइट है, क्या इसमें जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे? और फिर कहा जा रहा है जी भेजा जा रहा है, डील हो रही है, ढील हो रही है, ढील दी जा रही है, आप किस तरह देख रही हैं? देखिए, पहले तो बहैसियत ऑपोजिशन हम बिल्कुल इससे खुशी का इजहार करेंगे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है उनका बेल भी हो गया और एक ही रात उनको इजाजतनामा भी मिल गया और उसी रात वो रवाना भी हो रहे हैं, तो हम तो इसमें खुश हैं। लेकिन एक सवाल ये उधर उभरता है बहैसियत पीपल्स पार्टी वर्कर, फिर मैं ये सवाल करती हूँ कि क्या ये सेलेक्टिव या सेलेक्टेड जस्टिस का एक अक्स है? क्योंकि हाल ही में जरदारी साहब के ऊपर एक नई रेफरेंस आ जाती है और उनको इस कोरोना के टाइम पर उनकी हाजिरियां इधर इस्लामाबाद में बुलाई जाती हैं और फिर खुर्शीद शाह साहब को अभी दूसरा साल मुकम्मल होगा, उनका बेल नहीं होता। अच्छी बात है, PMLN को रिलीफ मिलता है, कानून से और इदारों से मिलता है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब सेलेक्टेड जस्टिस हो तो फिर ये सवाल ज़रूर उभरता है, लोग फिर पेशन गोइयां करेंगे कि क्या ये डील है, क्या ये ढील है, क्या ये NRO है, क्या ये प्लेटलेट्स मियाँ साहब के कम हो गए, वो बाहर गए, वो भी अच्छी बात थी, वो भी ओवरनाइट हुआ। और इसमें जो PTI और PMLN अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे चेयरमैन साहब ने, तो उन्होंने ये कहा कि कभी कभी यही लगता है कि PTI और PMLN की जो है मुकमुका है, ये शोर हंगामा बज़ाहिर करेंगे, लेकिन हुकूमत की NOC के बगैर ECL और ब्लैकलिस्ट के हवाले से कैसे, अगर आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं करेंगे, अगर आप उसको उसमें रुकावट नहीं बनेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है? बहरकैफ बहैसियत ऑपोजिशन, एज ए सेड, हम इससे अगर हमारे एक कोलीग को जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं, अगर उनको रिलीफ मिलता है तो मैं PMLN को और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप जब ये कह रही हैं कि कानून और इदारे, तो चेयरमैन साहब मेरा ख्याल है बहुत इस पे वाज़े भी आपकी कहते रहे, तो इदारों से आपका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि आप समझती हैं वहाँ से रिलीफ मिला है? देखिए, इस हुकूमत में सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट ही समझ लें कि इदारों, क्योंकि ये इतनी नाअहल हुकूमत है, इतनी बेकार हुकूमत है कि एस्टेब्लिशमेंट का हर नुक्कड़ पर अमल दखल ज़रूर है। और PDM के बनने का मेन रीज़न भी यही था कि हम चाहते थे कि जो सिलेक्टेड है, जो हुक्मरान है, उन और हुक्मरानी में जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको उस हद तक वो हो जिस हद तक आइन इजाज़त देता है। लेकिन अब आपने देखा है कि PMLN जो अपने आप को इनकलाबी कहती थी, जिसका बयानिया था कि अब हम नजरियाती हो गए हैं और हर नहज पर एक ट्वीट आ जाता है नजरियाती बनने का, तो फिर इस किस्म के रूमर जरूर जन्म लेंगे कि इतना हरिडली ओवरनाइट जो है वो इंसाफ भी मिल जाता है और बाहर भी चले जाया जाता है। होना चाहिए, अच्छी बात है, सबके लिए होना चाहिए। ऑपोजिशन में सब जमातों के लिए और इवन PTI के लिए कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज भी कई इतने सारे ऑफिसर्स, मैं आपको गिनवा लूं कि कितने ऑफिसर्स जो हैं नैब की तहवील में कोई बीमार हो जाता है, कोई फौत हो जाता है, कई सालों वो बिल्कुल देयर रॉटिंग इन स्मॉल छोटी खोलियों में। तो ये नैब का कानून जो है, इसकी सिलेक्टिव एप्लीकेशन, सिलेक्टेड जस्टिस, सिलेक्टेड
ऑपोजिशन को डिवाइड करना, ये सारी चीजें वही हैं जो पीडीएम का मेन एजेंडा है। और बदकिस्मती से वो अब इट्स अ डिवाइडेड हाउस। राइट, इट इज अ डिवाइडेड हाउस। आपने दो सवाल जो हैं बड़े, दोनों हुकूमत ऑपोजिशन के लिए, दोनों के लिए, पीएमएलएन के लिए, दोनों के लिए आपने सवाल खड़े कर दिए। पहले तो मैं जरा एजाज चौधरी साहब से पूछ लूँ। एजाज चौधरी साहब, पीटीआई और पीएमएलएन का मुका हुआ है, क्योंकि ये इस तरह जो हुकूमत की इसमें जो है वो मर्जी के बगैर, मर्जी मंशा के बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती। नफीसा शाहज़ादा ये कह रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? और माजी में भी आप पे ये बहुत ज़्यादा सवाल उठे जब नवाज शरीफ साहब गए थे कि आपने उसको उस तरह चैलेंज नहीं किया जब वापस नहीं आए वो शहबाज शरीफ साहब के मामले में। रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मियां साहब बाहर गए। जी बिल्कुल डॉक्टर मारिया, दो बातें मैं पहले अर्ज कर दूं और उसके बाद अपने दोनों लीडर जो हैं इनकी बात का तजिया करता हूं। जी प्लीज़। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ के अलावा इस मुल्क के अंदर एहतसाब की बात किसी ने नहीं की, और तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं इस वक्त, उन्होंने ये पहले दिन से असेस कर लिया था और हर इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क के अंदर जो ताकतवर है वो एहतसाब और इंसाफ के नीचे नहीं आता और आम आदमी के लिए इंसाफ अपनी जगह मौजूद है। अब आ जाइए नैब के कवानीन के हवाले से। तहरीक इंसाफ को तो जी 30 महीने हुए हुकूमत में आए हुए, और नैब को बने हुए हैं 22 साल। और इन 22 सालों में ये जो दोनों पार्टियां बैठी हैं, कितनी इस्लाह उसकी उन्होंने की है, और कितना चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में बैठकर उसके ऊपर इत्तफाक राय हुआ था, क्योंकि 1999 से नैब जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो हमें अवेलेबल इस वक्त निज़ाम है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एहतसाब उसी रास्ते से करना है। अब आप इस पर ज़रा गौर फरमा लें कि किस कदर कंट्राडिक्शन है इस बात के अंदर कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत विक्टिमाइज कर रही है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। आप मुझे बताइए कि हुकूमत ने क्या मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो मुकदमात बनाए हैं ये विक्टिमाइजेशन है? क्या आपको ये नहीं मालूम कि फलूदे वाला और चीनी वाला और दालों वाला और रेड़ी वाला, इनके अकाउंट से करोड़ हार अरब हार रुपया निकल आए और ये पता ना हो कि ये कहाँ से आया है? तो आपका क्या ख्याल है, कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ है? फिर मैं एक ओवरऑल कमेंट करता हूँ जो इस मुल्क के साथ अलमिया है। मुल्क पिछले 20-30 साल में लुट गया। अच्छा, ये नहीं पता कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ते, मैं यानी किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? कोई बंदा है ही नहीं जिम्मेदार, ना पीएमएलएन की लीडरशिप ना पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, कि वो ये अंदाजा लगाए कि पाकिस्तान अगर लुट गया तो पैसा किसने लूटा। आपके पास इसी सवाल से दोबारा जो है वो शुरू करती हूँ। छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एजाज चौधरी साहब, क्विकली आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं डॉक्टर साहब की तरफ फिर जाऊं। मैं तो एक जो आपसे बात अर्ज कर रहा था, आखिरी बात उसमें यह अर्ज करना चाहता था कि बजाय इसके कि पीएमएलएन और उसकी लीडरशिप ये ख्याल करे कि उन्होंने फ्लाउट किया है पाकिस्तान के निज़ाम अदल को और एक मफरूर आदमी बाहर जाके बैठा हुआ है, उसको कोई ये रास्ता दिखाएं या वो ख़ुद ये सोचे कि वो आके पाकिस्तान की अदालत के अंदर आके सरेंडर करे। उससे बिल्कुल बरक्स ये मुल्क के अंदर कानून और उसके एहतराम के हवाले से ये सारी तहरीक भी चल रही है जिस पीडीएम का आपने जिक्र किया है। चुनाचे मैं ये कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ इन अपने 2.5-3 बरस के अंदर अपने एजेंडे के ऊपर वाज़ेह है और कौम को ये बता रही है कि हम एहतसाब करना चाहते हैं जिसने भी इस मुल्क की दौलत को लूटा है, चाहे वो किसी दीगर पार्टी में हो चाहे हमारी अपनी पार्टियों में। हम इस निज़ाम के साथ बिल्कुल इंटैक्ट खड़े हैं और अपने इस दावे और अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर मजबूत खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, चौधरी साहब, एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन मेरा ख्याल है वी आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। मैं फिर ही वही बात कहूँगी कि अगर वाकई आप सीरियस होते तो आज आपको ये डिक्लेरेशन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक्शन ना याद आता, आपको पहले एक्शन ले चुकी होती है हुकूमत। और दूसरा, माजरत के साथ तहरीक इंसाफ का एहतसाब बड़ा सिलेक्टिव लग रहा है। लॉ मेकर्स आपके जाके मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को जहांगीर तरीन साहब के केस में, तो रिजवान साहब को, डॉक्टर रिजवान साहब को एज हेड ऑफ द कमेटी जो है वो हटा दिया जाता है।
इन इटसेल्फ आपके लॉ मेकर्स खुद ये बात कर रहे हैं कि एक आदमी जिस पे केसेस हैं उसके केस में अगर मिलेंगे जाके लॉ मेकर्स तो बहुत अजीब सा एक तासुर जाएगा, लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं। बाकी आप देख लें केसेस किस किस के हैं, कहाँ कौन कहाँ बैठा हुआ है, तो मेरा ख्याल है वो ना ही जाएं। कहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कहाँ लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं, उस पर नहीं जाते। मैं ज़रा डॉक्टर साहब की तरफ चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, जो नफीसा शाह साहिबा बात कर रही हैं, सेलेक्टिव जस्टिस है, आप लोग इनकलाबी और नजरियाती का नारा लगा के आए थे, फिर इतनी जल्दी आपको ओवरनाइट जो है वो इजाज़त मिल जाती है जाने की, तो डील और ढील की बातें तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ रही हैं। देखिए बात यह है जी, 2-3 बातें जो हैं उनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगेन व्हाट यू सेड एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, मैं ये बात कर रहा हूँ डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा के लिए भी और तमाम सुनने वालों के लिए एक दफ़ा फिर, कि शहबाज साहब को ECL से नहीं निकाला गया, जो एक ब्लैक लिस्ट, सो कॉल्ड ब्लैक लिस्ट है जिसका कोई वजूद नहीं होता, जो किसी आइन कानून ज़ाब्ते के तहत नहीं होती। मैं जा रहा हूँ, आप मुझे वैसे ही रोक लेंगे, ये आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते मुल्क से बाहर? बस अब नहीं जा सकते। इस तरह उनका नाम ब्लैक लिस्ट पे था, जो अदालत ने हटाया है, वरना इससे पहले भी वो गए थे, वापस आए और फिर इंशाल्लाह आएंगे। जो अभी एजाज चौधरी साहब ने बात की, पहले मैं उसका ज़रा जवाब दूँ। और जहाँ तक डील और ढील की बात है, ये तो एक मैं कहूँगा फैशन बन गया है कि अगर अदालत से किसी हक में फ़ैसला आ जाए तो वो डील है। डील है तो किससे है ये बताएं। डील है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने डील की है या जज साहब ने किसी से डील कराई है? अगर जज साहब ने किसी से डील कराई है तो किससे कराई है, ये भी नफीसा शाह साहिबा बता दें। सेनेटर साहब बैठे हैं, ये बता दें, तो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं ना, करके आपको बताऊं अपनी पार्टी की तरफ से कि क्या हमारी डील वहाँ हुई है या नहीं। दूसरी बात जो ये कहा गया जी कि क्या कुल्फ़ी और फालूदे वाले के अकाउंट से अरबों रुपए निकले हैं, वो करप्शन है कि नहीं? बिल्कुल है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई कुल्फ़ी वाला, फालूदे वाला, रबड़ी वाला, मुर्दा, उसके अकाउंट से अरबों रुपए निकले हैं तो बिल्कुल करप्शन है। आप उसको पकड़ क्यों नहीं रहे? ये तो आप अपनी नालायकियों की दास्तान सुना रहे हैं। मैं PTI को कहूँगा कि आप अपनी नालायकियों की और आप अपनी इनकॉम्पिटेंस की तारीफ कर रहे हैं कि वो अकाउंट भी मौजूद हैं, और जिन लोगों को आपने इल्ज़ाम दिया कि आप के वो लोग नहीं, सेनेटर साहब नालायक लोग हैं ना आप। अगर उन लोगों के खिलाफ ये केस थे तो वो जमानत पे क्यों हैं? उनको तो सजा होनी चाहिए थी। सबूत लेके आए, सबके खिलाफ लेके आए, उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उसके खिलाफ सबूत लेके आए, उन्हें सजा दिलवाएं। मैं तो इंसिस्ट कर रहा हूँ कि नालायक ना बने। अगर किसी कुल्फ़ी वाले के अकाउंट से अरबों रुपया निकला है तो सजा दिलवाएं जिसके वो पैसे हैं, फिर बात करें। यहाँ पे आप लोग तबलीगी जमात नहीं है कि आप यहाँ के दर्स दें कि ये नाजायज़ है, शरन जायज़ नहीं है। आप हुकूमत है, आप एक्शन लें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने करप्शन की है। दूसरी बात जो आपने ये कहा ना जनाब कि वो मफरूर हैं, फलान हैं, आपके जाली, मफलूज और बुग़्ज़ पे मबनी जो निज़ाम है तहरीक इंसाफ का, जिस मर्ज़ी को कह रहे मफरूर है, आपके कहने से कोई मफरूर नहीं होता। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपका निज़ाम जाली है, मफलूज है, बुग़्ज़ पे मबनी है। प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल अदालतों के मफरूर हैं। मैं आपको प्रोग्राम के बाद भिजवा दूंगा स्क्रीनशॉट्स। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वज़ीर आज़म मफरूर हैं। मैं आपको बताऊंगा किस अदालत से मफरूर हैं। आपके वुज़रा मफरूर हैं। अरबों रुपए की करप्शन है आपके वुज़रा के नाम पे। इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि कोर्ट्स ने कहा है, कोर्ट्स ने डिक्लेयर किया, नवाज शरीफ साहब जो है वो मफरूर हैं। सुन लेना, हम आपकी सारी अनइंटरप्टेड बात सुनते हैं, आप सुने ना। आपने कल वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि मदीने की रियासत का निज़ाम, उसमें यकसानियत है। आप बैठ के हमारे साथ तय करें कि नैब का मुकदमा जिसके खिलाफ दर्ज होगा उसे गिरफ्तार करेंगे, खा उसका ताल्लुक अपोजिशन से हो या हुकूमत से हो, या ये तय कर लें कि नैब का रेफरेंस जब दायर होगा तब गिरफ्तार करेंगे। अपोजिशन के लोगों के खिलाफ तो एजाज चौधरी साहब अभी इंक्वायरी शुरू होती है तो आप अरेस्ट कर लेते हैं। आपके वुज़रा के खिलाफ रेफरेंस दायर हैं, आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करते। ये मदीने की रियासत का ये असूल है। यानी बाइस्ड सिस्टम तो आपने बनाया हुआ है, पिक एंड चूज तो आप लोग कर रहे हैं। और जो जहांगीर तरीन साहब की आपने बात की है, बसात एहतराम, जहांगीर तरीन साहब मुलजिम है या मुजरिम है, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। लेकिन ये क्या कि आपकी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स पे इल्ज़ाम लगा, 3 FIR'ें कटी, उन्होंने अपने साथ 20-25 लोग मिलाए,
हर पेशी में वो उनके साथ जाते हैं। अगर वो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हों और वो किसी और जमात में चले जाएं, हुकूमत गिर जाती है, पंजाब गवर्नमेंट गिर जाती है, वफाकी हुकूमत गिर जाती है। उस डर से आप उनसे मिले भी, एक तरफ कोयटा की वो लाशें याद करें कि लोग 7 दिन से बैठे रहे, आप लोगों ने कहा कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब ने एक दफ़ा कहा बंदे 20 मेरे साथ हैं, आप उनके खिलाफ और आप उनके लोगों से फ़ौरन मिले, रिलीफ भी दिया। वज़ीर आज़म ने तो नहीं कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, आपने इंक्वायरी अफसर चेंज किया। तो ये दोहरा मेयार नहीं है। आप समझते हैं कि लोग ये चीज़ें नहीं देख रहे। खुदा करिए लोगों की आंखों में धूल मत झोंकें। ये एक दोहरा सिस्टम है, लोग इसको समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब पता है, बात आप कुछ और कर रहे हैं, अमल आप कुछ और कर रहे हैं। दोहरा निजाम ना माजरत के साथ चुके हैं जी सर, लेकिन दोहरा निजाम हमें माजरत के साथ हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में नजर आता है। अब डस्का में आप जीत जाएं तो वहां पे आप कहते हैं कि वो ठीक था इलेक्शन, वहां पे आप सर अगर गुजारिश आप वहाँ कहते हैं कि वहाँ पे भी जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है वो तैनात था, वहाँ आपको कोई एतराज़ नहीं है। सिंध में अगर आप हार जाएं तो आप कहते हैं कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग थे, हुकूमत सिंध ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ तैनात किया था उसकी वजह से हम हार गए। तो दोहरा में किसी को रिलीफ मिल जाए तो वो कहता है कि जी मेरे हक में अदालतों ने बड़ा अच्छा फैसला दिया है, नहीं आए तो कहते हैं विक्टिमाइजेशन है। ये दोहरा में तो हर जगह नजर आता है। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि हम अगर किसी जगह पे इल्ज़ाम लगाया है तो इलेक्शन कमीशन या अदालतों में ही गए हैं ना, हमको रूठ के तो नहीं बैठे, कंटेनरों पे तो नहीं चढ़े। अगर पाकिस्तान के निज़ाम में, पाकिस्तान के कवानीन में हमें कोई रिलीफ अगर हमें मिल सकता है तो हमने वो लेने की कोशिश की है। हमने तो कोई शहर नहीं बंद किए, कोई दंगा फसाद नहीं किया, कोई प्रॉपर्टीज़ को आग तो नहीं लगाई। इलेक्शन कमीशन ने रिलीफ दिया, सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ अगर मिल गया हमने तो वो लिया है। क्या वो हमारा हक नहीं है? नहीं सर बिल्कुल, पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से नहीं, मैं तो पाकिस्तान को राइट हमें देता है। जी सर बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वही अदालतें मुतनाज़ा बन जाती हैं, वही इदारे मुतनाज़ा बन जाते हैं जब हक में फैसले नहीं आते। मैं ज़रा नफीसा साहिबा से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। नफीसा साहिबा, अब जिस तरह सिचुएशन जा रही है, तमाम पार्टीज़ ने रिकाउंटिंग जो है वो बॉयकॉट उसका कर दिया। नासिर शाह साहब क्या फरमा रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर मैं ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर लेना चाहूँगी। इनकी असल मर्जी तो ये है कि अभी टेलीफोन आए, इलेक्शन कमीशन इनके कैंडिडेट को अनाउंस करे, एक स्पेशल जहाज़ भी यहाँ पे भेजा जाए और इजलास भी फौरी बुलाया जाए और स्पीकर नेशनल असेंबली मिफ्ता साहब से हलफ ले लें। आज भी क्या हुआ है, वही ड्रामा जो हज़म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो इनसे हज़म नहीं हो रही और आज सुबह आकर उन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया और जो है रिकाउंटिंग पे जी ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। वो तो इलेक्शन के अमले ने कहा कि भाई जो रिकाउंटिंग है उसका प्रोसेस, उसका तरीक़ेकार ये है, उस पर हम कर रहे हैं। अब ये धौंस धांधली और इस तरह का प्रेशराइज करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को भी कि वो उसको यरगमाल बना लें। नफीस साहबा, कंट्रोवर्सीज अपनी जगह के जहाँ जीता जाए वहाँ कहा जाए कि जी अपनी ये बिल्कुल एक हमारी जो है वो सही जीत है, जहाँ हार जाए वहाँ इल्ज़ामात लगे। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को भी यहाँ पे देखें, मुझे ये बताइए कि फॉर्म 45 कहा जा रहा है 167 आउट ऑफ 276 वो नॉट साइंड। उसके बाद जो बैग निकाला गया उसकी सील वाज ब्रोकन। फॉर्म 46 जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। क्या आप नहीं समझती ये सवालिया निशान उठाते ज़रूर हैं इलेक्शन प्रोसेस पे? देखिए इस पर मैं आती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो एजाज चौधरी साहब ने अपनी एहतसाब के जो गुन गाए हैं उसके पोल जो हैं अब इस मुल्क के आगे खुल चुके हैं। मैं समझती हूँ कि जो हाल ही में बशीर मेमन साहब ने इंकशाफात किए या इनफैक्ट उन्होंने कुछ बातें जो कही हैं उसके ऊपर ज़रूर एक कमीशन बननी चाहिए, क्योंकि इनके एहतसाब का मॉडल जो है उसका चेहरा उन्होंने बेनकाब किया, जिसमें उन्होंने चुन चुन के बताया कि वज़ीर आज़म साहब किन किन के लिए कहते थे कि इनके केस बनाओ, इसको अरेस्ट करो, इसको ये करो। तो ये इनका एहतसाब का मॉडल है। जिन्होंने पापड़ वाला, दूध वाला, ठेले वाला, इनकी जेबों में इनके हाथ हैं। शुगर माफिया उस वक्त तक शुगर माफिया है जब तक वो आपसे ताउन नहीं करते। जब ताउन करते हैं और आपसे डायलॉग करते हैं फिर आप FIA को कहते हैं अब इनके ऊपर हल्के हाथ रखो। तो इनके जो दोहरे मयार हैं, और ख़ुद वज़ीर आज़म का बैकग्राउंड आप देख लें, ख़ुद वज़ीर आज़म की प्रॉपर्टीज़ आप देख लें, उनकी बहन पहला इस मुल्क में NRO
इनकी अपनी बहन को, हमशीरा को मिला है। वो आपके सामने है सारी बातें। तो इसको जितना कम हम छेड़े, ये सारी जो छींटे हैं इनके अपने मुंह में इसकी लगेंगी, जो एहतसाब का एक घिनौना मॉडल ये लेके आए हैं। जहां तक बात है, अगेन यहाँ पर भी दोहरा मयार है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि PMLN में जो खुशाब में इलेक्शन होती है, उसी इलेक्शन कमीशन की वाहवाह हो जाती है। जब इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग करता है, उसी इलेक्शन कमीशन की वाहवाह हो जाती है। लेकिन उसी इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे निगरानी जो है, और हाँ, जब डिलेज होते हैं, वही रिजल्ट खुशाब में 2 बजे आता है, 3 बजे आता है, वहां भी वाहवाह होती है। लेकिन अगर वही चीज सिंध के एक हलके में होती है, कराची में होती है, तो वहां आपको उस पे बहुत एतराज है। हाँ, अगर आपको एतराज है तो आप इलेक्शन कमीशन जाएं, आप पिटिशन करें, आप बिल्कुल। लेकिन ये एक इनकी एंटाइटलमेंट, मुझे PMLN से एक इशू है और हिस्टोरिकली है पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को, कि इनको एक फॉल्स सेंस है एंटाइटलमेंट का, कि ये जो है हर चीज जो इस मुल्क में आनी है, अगर इनके हिस्से में नहीं आती तो फिर वोट को इज्जत जो है वो एक स्टैंडर्ड, क्योंकि इनके हिस्से में नहीं आती तो वोट को इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि इनके हिस्से में गवर्नमेंट नहीं आती तो फिर ये सारा निजाम जो है वो उल्टा सीधा है। जो इनके फेवर में चीज है वो तो वावा है, जो इनकी सिलेक्शन है वो तो ठीक है, जो ओरिजिनल सिलेक्शन। सॉरी टू इंटरजेक्ट, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगी। जो 45-46 वाला मसला है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चौधरी साहब के पास जाने से पहले मैं ज़रा डॉक्टर साहब के पास चली जाऊँ। डॉक्टर साहब, आपके लॉयर जो सलमान साहब हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि रीकाउंटिंग, तो अभी हम रीकाउंटिंग के लिए जा रहे हैं, रीपोलिंग की तरफ भी जो है वो जाया जा सकता है। अब जो सिचुएशन चल रही है, आप क्या क्या यहाँ पे रास्ता इख्तियार करने का सोच रहे हैं? डॉक्टर साहिबा, जब इलेक्शन के नताइज आना शुरू होते हैं NA 249 कराची के, तो आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून किस तरह एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ले रही है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि मुकाबले में किसी नंबर पे ही नहीं थी, ना कैंपेन में ना किसी सर्वे में, वो जनाब एक डार्क हार्स बन के आगे आती है, और वो डार्क हार्स जो है वो सबसे आगे निकल जाता है नताइज को रोक के। ये हमारे खदशात हैं, गलत हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। उसके लिए हमने एक लीगल रेमेडी ली है, कानूनी जो हमारा हक था वो हमने इस्तेमाल किया है कि सिर्फ वोट को रिकाउंट कर लें, और जो आपने हमें दिए हैं जो फॉर्म 45 होता है, जिस पे तमाम हर पोलिंग स्टेशन की तफसील बुनियादी तौर पे लिखी होती है, उसकी एक कॉपी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भी होती है, जिसे फॉर्म 46 कहते हैं। चूँकि ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, लिहाजा मैंने इनका तर्जमा कर दिया आपके प्रोग्राम में। अब जब आप जाते हैं वोटों की दोबारा गिनती के लिए, वहाँ पर इंतज़ामिया सारी जो है वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत है। जो थैले हैं वोटों के, वो अब इलेक्शन में 15 दिन हो गए हैं, या लगभग इतने दिन तो हो गए हैं, वो खुले हुए हैं। जो पहले ही थैले आते हैं उनमें सील लगी होती है। जब ये थैले वहाँ से आपके पोलिंग स्टेशन से आपके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस आते हैं, तो सील वहीं पे लगाई जाती है, वोटें गिन के उन्हें सील लगा दी जाती है। वो सील खुली हुई हैं, इसका मतलब ये है कि उन वोटों को निकाला गया है, उनके साथ कोई रद्दबदल किया गया है, तो सामने की बात है। तो ये हमारा एतराज़ है, उसके लिए हम जो कानूनी चारा जो है वो कर रहे हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि हमने तो कोई मावरा आइन कानून कोई तरीका इख्तियार नहीं किया, हमारी रिजर्वेशंस थी उससे पहले। उसके लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए, और जो हमारी शिकायत थी वो हमने उनके सामने रखी। वोटों की गिनती ये कोई ऐसा अनहोनी बात नहीं है। ये जो 2018 के इलेक्शन हुए हैं, कई हलकों के अंदर जिनका मार्जिन कम था उनमें रिकाउंट हुआ है। और आप ज़रा अगर आप रिसर्च करके देखें तो ये दर्जनों में ऐसे हलके हैं जिनमें रिकाउंट हुआ है। लेकिन ये थैले जहाँ पे खुले हुए मिलेंगे, वहाँ पे कैंडिडेट का हक है। और मैं आखिरी बात ये कर दूं कि 10 जमातें वहाँ पे मौजूद थी जिन्होंने बाइकआउट किया है, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट नहीं थे, 10 जमातों के कैंडिडेट ने वहाँ पे जब रिकाउंट शुरू हुआ तो देखा कि थैले खुले हुए थे, और उसके बाद उन्होंने बाइकआउट किया, और अब हम अपने कानूनी चारा जो ही कर रहे हैं। अच्छा, मैं ज़रा एजाज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। एजाज साहब, बाकी तो चले ये PMLN और PMLN और पीपल्स पार्टी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट जो है वो लग रहा था। आपके जो कैंडिडेट हैं वो किस बिना पर कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन जीते हुए थे, मेरे पास जो रिजल्ट है मैं जीता हुआ था,
वो 5वें नंबर पे हैं। इलेक्शन बाकी भी देख लें, अगर जितने हुए 9 इलेक्शन हुए उसमें से गालिबन आप सिर्फ 1 इलेक्शन जो है वो जीते हैं। तो आपको ये उम्मीद है कि आप जो है ये जीता हुआ इलेक्शन आपसे जो है वो छीन लिया गया था, आप यही समझ रहे हैं? किस बिना पर? डॉक्टर मारिया, 2 फिक्रे कहने की इजाज़त दे दें जो पिछले गुफ्तगू हो रही थी, वरना वो अननोटिस्ड गुजर जाएगी। पहली बात तो ये कि बशीर मेमन का जिक्र हुआ, उसकी अपनी बात की बातों में इतनी कंट्राडिक्शन आ गई और वो मुकर गया जो उसका पहले वाला मौक़िफ़ था, इसलिए वो तो केस ही दफन हो गया उसका, बशीर मेमन वाला। दूसरा, आपने JKT की बात की। देखिए, अगर मेंबरान असम्बली उसके साथ हैं तो JKT तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, और मेंबरान असम्बली अगर प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं तो JKT का केस ख़त्म नहीं हुआ। जहाँ तक अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब का बात है, अक्रॉस द बोर्ड की बात है, हमारे वज़रा जेलों में भी गए हैं और एहतसाब के निज़ाम से होके गुजर रहे हैं, और यही सब के लिए है, सबको अदालतों से और एहतसाब के निज़ाम से। तो डॉक्टर रिजवान को फिर हटाया गया, फिर उसके बाद शोर मचा, फिर वापस आ गए, ये तो चीज़ें नजर आती है ना सर। आपके अपने वुज़रा जो है वो कह रहे हैं कि मिलेंगे लोग, तो ये गलत तासुब जाएगा कि हम शायद वी आर गिविंग इन टू द डिमांड। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, कितने जज तब्दील हो जाते हैं, कितने ऑफिसर्स तब्दील हो जाते हैं प्रोसिक्यूशन के अंदर और अदालतों के अंदर, ये चीज़ मैटर नहीं करती। जिसने भी आगे करना है तहकीक और तफ्तीश करनी है, जिसने भी आगे सुनना है अदालत का फैसला सुनना है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इससे किसी के कहने सुनने की वजह से कोई तब्दीली हुई है। तब्दीली एक रूटीन के मैटर की वजह से होती रहती है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। उसके बाद आप 249 के इलेक्शन की तरफ आ जाइए। देखें, मेरा उसके ऊपर क्या नुक्ता नज़र है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर 1977 से लेकर आज तक जितने इंतखाबात हुए हैं, हारने वालों ने नहीं माना, और यहाँ तक कि पूरा निज़ाम लपेट दिया गया। मुझे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, मुझे ये प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन उसी निज़ाम के तहत हमारी सारी पार्टीज़ आती हैं, फिर वो कहती हैं निज़ाम जो है ये सही नहीं था, इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं होते। जहाँ खुद जीत जाते हैं वहाँ फ्री एंड फेयर है, जहाँ नहीं जीतते वहाँ पे निज़ाम जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है। We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.